अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 12 बेसिक स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 12.1 जो है वो सॉल्व करेंगे। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगी, न्यू टर्म्स होंगी, कंसेप्ट होंगे, वो हम साथ साथ समझेंगे और फिर साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। But before that, if you are new here, make sure to subscribe this channel and hit the bell icon to stay updated for upcoming lectures. And now without wasting any time, let's move towards the topic, which is basic statistics. So chapter का नाम है basic statistics. Basic का क्या मतलब है? बुनियादी चीज़ें। और statistics क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। It is a branch of mathematics that deals with collection of data, organizing, analyzing, interpreting, and presenting data to find patterns, draw conclusions, and make predictions. सिंपल अल्फाज में बात करें तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें आप डाटा के साथ डील करते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आप उसको स्टडी करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब देते हैं। ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट मैथड्स हैं। ठीक है, किस लिए? ताकि आप उसमें से डिसीजंस ले सकें। ठीक है, सबसे पहले आप उसमें पैटर्न्स देखेंगे, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, और फिर आप उस डाटा की बेसिस पे उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद आप वहाँ से प्रिडिक्शंस करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। दिस इज स्टैटिस्टिक्स। दैट मीन्स कि यू हैव टू डील विद डाटा। अब फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, और उनको तरतीब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, या फिर आपने हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो देखने हैं, या फिर इसके अलावा एवरेज मार्क्स जो हैं वो आपने चेक करने हैं, तो वो आप डाटा के साथ डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। अब बेसिक स्टैटिस्टिक्स है तो दैट मीन्स कि लेवल 10 है आपका। ठीक है, ग्रेड 10 है तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। बेसिक स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जो है वो कंसेप्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे। सो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो जो साथ साथ टर्म्स होंगी वो भी हम समझ लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल एंड गिव आंसर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक तो आपको क्लास इंटरवल्स दे दिए गए हैं और एक फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और कहा जा रहा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम आपने बनाना है। ठीक है, मतलब कि एक आपने कॉलम बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए गए हैं, उनके आंसर्स आपने देखने हैं। तो वो तो आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि एक तो ये कॉलम हमने बनाना है, इसके अलावा भी कोई कॉलम बनाने की ज़रूरत है या नहीं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है कि उसमें किस किस चीज़ की बात हो रही है। उसकी बेसिस पे जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपने वो कॉलम्स बनाने हैं और फिर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। अब सबसे पहले अगर देखें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तो हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी की सिंपल सी अगर डेफिनेशन देखें तो उसका क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, या ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ किसी भी एक ग्रुप में कितनी दफ़ा अकर हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डाटा दिया गया है इस तरह से, ठीक है, तो अब अगर आप इसमें देखें तो 1 2 दफ़ा है, ये आपके पास डाटा है। ठीक है, 1 कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। इसी तरह से 3, ये भी 2 टाइम्स है तो 3 की फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। 5 3 टाइम्स है तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 होगी। ठीक है, 5 की फ्रीक्वेंसी 3 होगी। मतलब कि कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो डाटा में कितनी दफ़ा अकर हो रही है। या आप यहाँ पे इस तरह से भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपको क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। सो अब यहाँ पे हमें ये नहीं मेंशन किया गया कि क्लास इंटरवल ये किस चीज़ की बात हो रही है, सिर्फ हमें क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है। लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैं क्लियर कर दूं कि फॉर एग्जांपल ये मार्क्स दिए गए हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, कि 1 से 10 तक की रेंज में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके इस रेंज में मार्क्स हैं। इसी तरह से 11 से 20 ये जो ग्रुप है, ठीक है, 11 से 20 की रेंज में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 हैं। इसी तरह से 21 से 30 तक जो रेंज है इसमें जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, 21 से 30 तक, दैट मीन्स कि किसी के 25 मार्क्स हो सकते हैं, किसी के 21 हो सकते हैं, 26। इस रेंज में जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये है। ठीक है, या एक जो वैल्यू है वो कितनी दफ़ा अकर हो रही है किसी भी ग्रुप में। अब बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है?
आपने बेसिकली क्या करना है, जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है, 3 एज इट इज़ आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 और 4 को ऐड करना है, ओके, 3 और 4 को ऐड करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 7। अब आपने क्या करना है, 7 और 7 को ऐड करना है, तो 7 + 7 क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। मतलब कि 3 एज इट इज था, 3 + 4 क्या हो गया, 7, फिर 3 + 4 + 7, इन तीनों को ऐड किया, 14। इसी तरह से 3 + 4 + 7 + 9, तो देखें 3 + 4 + 7, यहाँ तक क्या था, 14, तो 14 में 9 ऐड कर दें, क्या हो जाएगा, 23, ओके। 14 + 9 इज इक्वल टू 23। अब 23 यहाँ तक इन सबको ऐड किया है, 23 है, 23 में 5 ऐड कर दें, सो दैट इज इक्वल टू 28। इसी तरह से 28 और 2 को ऐड कर दें, सो दैट इज इक्वल टू 30। अच्छा, नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट, ठीक है, लास्ट वैल्यू जो है वो क्या है, 30 है। अब आप इस सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, तो 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23 एंड 23 + 5 28 + 2 30। तो ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, समेशन ऑफ एफ, ये 30 है, और लास्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये दोनों बराबर होने चाहिए। दैट मीन्स कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक लिखी है, ओके। इस तरह से आप क्वेश्चंस को डबल चेक भी कर सकते हैं। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना था, वो हमने कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे अगर किसी कॉलम की ज़रूरत होगी तो फिर वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन डाटा। इस डाटा में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ठीक है। अब आइटम्स कोई भी हो सकते हैं ना, यहाँ पे हमें जिस तरह मैंने आपको नंबर्स की एग्जांपल दी है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह कोई भी आइटम हो सकता है। जिस तरह से पेन की बात हो सकती है कि पेन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, या इसी तरह से मार्कर्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, या वो डिफरेंट चीज़ों की बात हो सकती है। अब वो आइटम जो है मेंशन नहीं किया गया। सो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन डाटा, कितने आइटम्स हैं, ये फ्रिक्वेंसी को आप ऐड करें, कितने हैं, 30, ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 है कि इन विच क्लास इंटरवल 8th आइटम ऑफ द डाटा लाइज, ठीक है। क्लास इंटरवल हमने बताना है वो कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें 8वां आइटम जो है ना, ये जो डाटा है हमारे पास, उसमें 8वां आइटम जो है वो कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। तो अब ये डिफरेंट आइटम्स हैं, ठीक है, आप कोई भी आइटम्स कंसीडर कर सकते हैं, उनको ग्रुप्स में जो है ना यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। हमने बेसिकली बताना है कि 8वां आइटम कहाँ पे है, तो उसके लिए आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है। सी, पहले 3 आइटम्स इस ग्रुप में हैं और यहाँ पे फिर 4 से लेके 7 तक, मतलब कि 7 आइटम्स इस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। 8th आइटम अब कहाँ पे होगा, 7 के बाद, 7 से 14 तक के जो आइटम्स हैं, 7 के बाद मतलब 8 से 14 तक के जो आइटम्स हैं वो इस ग्रुप में है, तो मतलब कि 8वां आइटम भी इसी ग्रुप में होगा, ओके। आपने फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना, फ्रीक्वेंसी हमें बता रहा है कि एक चीज़ कितनी दफ़ा अकर हो रही है एक ग्रुप में, एक चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है एक ग्रुप में। आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। पहले 3 आइटम्स यहाँ पे हैं, ठीक है, फिर अगर टोटल 7 आइटम्स की बात की जाए तो वो इस ग्रुप तक आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि 4 से लेके 7 तक के जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे हैं, फिर 8 से 14 तक के आइटम्स इस ग्रुप में हैं, तो 8वां आइटम इस क्लास इंटरवल में होगा। तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे 21 से 30, ये जो क्लास इंटरवल है, ये जो ग्रुप है, इसमें 8th आइटम है। पार्ट नंबर 3 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स हैविंग वर्थ लेस देन 21। हमने नंबर ऑफ आइटम्स बताने हैं जिनकी वर्थ 21 से कम है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखना है, नंबर ऑफ आइटम्स आपने बताने हैं 21 से कम। देखिए क्लास इंटरवल जो है 21 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 21 से पीछे कितने आइटम्स हैं, ये 3 + 4, टोटल आइटम्स कितने हैं, 7, या आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देख लें, 21 ये जो क्लास है इससे पीछे टोटल आइटम्स कितने हैं, 7 है। या तो आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लें, और अगर आप फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहे हैं तो 21 से पीछे ये 2 आपके पास हैं, ठीक है, इनको ऐड कर लें तो भी 7 है। सो द नंबर ऑफ आइटम्स हैविंग वर्थ लेस देन 21, दे आर 7 आइटम्स। नेक्स्ट 4th पार्ट है विच ग्रुप कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स। वो कौन सा ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स सबसे ज़्यादा है, तो उसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है, ठीक है।
अब देखिए इस ग्रुप में 3 नंबर ऑफ आइटम्स हैं, इस ग्रुप में 4 नंबर ऑफ आइटम्स हैं, इसमें 7 हैं और इसमें 9 हैं, इसमें 5 और इसमें 2। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स कौन से ग्रुप में है? हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स 9 है, जो कि इस ग्रुप में लाई कर रही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 31 to 40। ये जो ग्रुप है इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स है। फिफ्थ पार्ट है व्हाट इज लोअर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। लोअर बाउंड्री आपने बतानी है लास्ट क्लास की। ये हमारे पास क्लासेस थी, ये जो लास्ट क्लास है इसकी हमने लोअर बाउंड्री बतानी है। तो अब यहाँ पे अब जिस तरह अगर इस क्लास इंटरवल को देखा जाए 1 से 10 है, ठीक है, तो 1 लोअर क्लास लिमिट है और 10 अपर क्लास लिमिट है। इसी तरह से यहाँ पे 11 लोअर क्लास लिमिट है, 20 अपर क्लास लिमिट है। ओके, हमने बाउंड्री बतानी है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाना होगा क्लास बाउंड्रीज का। सी क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज आप किस तरह से बनाते हैं उसके लिए फार्मूला आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि फार्मूला आपके माइंड में होगा तो आप आसानी से क्लास बाउंड्रीज जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर क्लास इंटरवल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है। आपने क्या करना है, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, इस ग्रुप का दूसरे ग्रुप का, ठीक है, जो लोअर क्लास लिमिट है वो क्या है? 11, और पहले ग्रुप की जो अपर क्लास लिमिट है वो क्या है? 10। आपने क्या करना है, 11 में से 10 को माइनस करना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है। सो 11 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0.5। ओके, आप ये भी कर सकते हैं कि तीसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट में से दूसरी क्लास, मतलब कि इससे जो पिछली क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट कौन सी है? 20। तो 21 में से 20 माइनस करें, 2 पे डिवाइड करें तब भी 0.5 आएगा। इसी तरह से मतलब कि आप कोई भी क्लास की लोअर क्लास लिमिट में से जो पिछली क्लास की अपर क्लास लिमिट है उनको माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर लें। आप चेक कर सकते हैं सबका आंसर 0.5 ही आएगा। 0.5 आ चुका। अब आपने क्या करना है, 0.5 को हर लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करते जाना है और अपर क्लास लिमिट में ऐड करते जाना है। 1 में से 0.5 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? 0.5। 10 में 0.5 ऐड करें तो क्या आंसर आ जाएगा? 10.5। 11 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5। 20 में ऐड करेंगे तो 20.5। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करेंगे, 21 में से माइनस करें 0.5 तो 20.5। 30 में ऐड कर दें तो 30.5। 31 में से माइनस करेंगे 30.5। 40 में ऐड कर दें 40.5। 41 में से माइनस कर दें 40.5। 50 में ऐड कर दें 50.5। 51 में से माइनस करेंगे तो 50.5 और 60 में 0.5 ऐड कर दें तो 60.5। तो हमने क्या बताना है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास ये है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, अब यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज है ना, तो ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है, ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है। लास्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 50.5। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने जो भी कॉलम्स बनाने होंगे वो आपने कंस्ट्रक्ट कर लेने हैं। वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगी कि क्लास बाउंड्रीज का आपको आगे भी जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि अगर आप क्लास इंटरवल्स को देखें, यहाँ से पहली क्लास है 1 से 10 तक और दूसरी क्लास है 11 से 20। अब देखिए यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है 10 पे और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है 11 से। तो 10 और 11 के दरमियान में बहुत सारी डेसिमल वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, मतलब कि एक नंबर का गैप है यहाँ पे जिसमें बहुत सारे डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप क्लास बाउंड्रीज को देखें तो जहाँ से ये क्लास ख़त्म हो रही है 10.5 पे, वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से ये जहाँ पे ख़त्म हो रही है 20.5, वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। तो क्लास बाउंड्रीज में क्या होता है कि जहाँ से एक क्लास ख़त्म होती है वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो गैप नहीं आता है क्लासेस में। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द मास गेन बाय अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड इज गिवन बिलो। न्यूली बॉर्न चाइल्ड है और उसने डिफरेंट मंथ्स के दौरान में जो वेट गेन किया है वो डाटा हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ड्रॉ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, नॉट और गिव, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। टू represent the data, also find from graph how much he or she weighed at the age of 4.5 months। और हमने ये भी बताना है कि जब बेबी की एज 4.5 मंथ थी तब उसका कितना वेट था। तो जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए एक तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी, ठीक है, और इसके अलावा अपर क्लास बाउंड्री की। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में डाटा गिवन है वो है एज इन मंथ और नंबर ऑफ केजी गेन्ड, तो ये तो फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जब बेबी की एज 1 मंथ थी, लाइक ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ
बेबी ने 4 kg वेट गेन किया है। इसी तरह से ड्यूरिंग सेकेंड मंथ बेबी ने 3 kg वेट जो है वो गेन किया है। ड्यूरिंग थर्ड मंथ बेबी ने 2 kg वेट जो है वो गेन किया है। सो जब बेबी की बर्थ हुई है ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई वेट था, लेकिन इन मंथ्स के दौरान में कितना kg वेट जो है वो उसने गेन किया है वो डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है, यही अब अपर क्लास बाउंड्री होगी। यहाँ पे क्लासेस गिवन नहीं है, ये सिर्फ डिस्क्रीट डाटा है, तो यही अपर क्लास बाउंड्री होगी। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो मालूम कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और अपर क्लास बाउंड्री को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ जाएगी, फिर उसके बाद 4 और 3, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। सो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7। अब 7 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे। सो 7 + 2 विल बी इक्वल टू 9, 9 + 3 विल बी 12, 12 + 2 विल बी 14, और 14 में जब हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे सो इट विल बी 15। सो लास्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 15। तो ये 15 जो है लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। आप इन सबको ऐड करेंगे, दिस इज 15, और लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये डिस्क्रीट डाटा है, यही अपर क्लास बाउंड्री होगी, लेकिन फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आप यहाँ पे क्लासेस देखें तो ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, लाइक जब बेबी की बर्थ हुई है वो 0 मंथ का था, ठीक है, तो ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ लाइक 0 से लेके 1, ये हमारे पास क्लास होगी। इस क्लास में ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, इस पीरियड के दौरान बेबी ने 4 kg वेट गेन किया है। देन ड्यूरिंग सेकेंड मंथ, दैट मीन्स कि जब फर्स्ट मंथ ख़त्म हो चुका है तो सेकेंड मंथ के दौरान में, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्लास हो जाएगी, 1 से 2 तक, तब उसने 3 kg वेट जो है वो गेन किया है, वेट गेन किया है, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास हो जाएगी 2 से 3 ड्यूरिंग थर्ड मंथ, ठीक है, उसने 2 kg वेट गेन किया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास हो जाएगी 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 से 6। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है। जब ए क्लास की अपर क्लास लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट सेम होती है तो वो हमारे पास बेसिकली क्लास बाउंड्रीज ही होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट नेक्स्ट क्लास की सेम है, यहाँ पे 2 और 2 सेम है, 3 एंड 3, तो यही हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ये क्लास लिमिट्स नहीं है, क्लास बाउंड्रीज हैं। तो अब अपर क्लास बाउंड्री क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और यही हमारे पास ये डिस्क्रीट डाटा भी था। अब आपने इनको यहाँ पे ग्राफ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे और अपर क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे। अब हमारे पास जो अपर क्लास बाउंड्री है वो 6 तक जा रही है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 तक। सो अपर क्लास बाउंड्री आपने 6 यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे हम 5-5 का गैप ले लेंगे। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे आपने स्केल भी बना लेना है, लाइक 2 बॉक्सेस को अगर आप 1 मंथ की इक्वल जो है कंसीडर कर रहे हैं तो आपने मेंशन कर लेना है स्केल पे। यहाँ पे आप स्केल बनाते हैं राइट साइड पे, ठीक है, तो स्केल आप बना लेंगे कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या किया है, अगर 2 स्क्वायर को या 2 बॉक्सेस को आपने 1 मंथ की इक्वल कंसीडर किया है तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 मंथ। इसी तरह से यहाँ पे ये वेट की बात हो रही है तो यहाँ पे अगर 2 बॉक्सेस को या 3 बॉक्सेस को आप 5 kg की इक्वल करेंगे तो वाई एक्सिस ये भी आपने मेंशन कर लेना है कि 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 5 kg। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये आपने मेंशन कर लेना है। अब यहाँ पे आप पॉइंट प्लॉट कर लेंगे, अपर क्लास बाउंड्री जब 1 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 1 और 4 ये पॉइंट हो जाएगा। अपर क्लास बाउंड्री 2 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 है, सो 2 यहाँ पे है और 7, 6, 7 ये पॉइंट होगा ऑलमोस्ट। फिर अपर क्लास बाउंड्री 3 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 है, सो 3 एंड 9 ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा। अपर क्लास बाउंड्री 4 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 है, सो ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा। फिर अपर क्लास बाउंड्री 5 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 14 है, सो 5 एंड 14। फिर हमारे पास 6 और 15 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 है और अपर क्लास बाउंड्री 6 है, सो 6 एंड 15। अब इन पॉइंट्स को आपने लाइन सेगमेंट के जरिए ऐसे ज्वाइन करना होगा। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नॉट ऑगिव। ऑगिव में बेसिकली आप क्या करते हैं
कि पॉइंट्स को स्मूथली कर्व के ज़रिए ज्वाइन करते हैं, और पॉलीगॉन में आप क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट के ज़रिए ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के ज़रिए आपने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब एक और चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये जो ग्राफ है ये एक क्लोज फिगर होती है, और ये आप देख सकते हैं कि ये क्लोज फिगर नहीं है। दैट मीन्स कि ये यहाँ से भी क्लोज होनी चाहिए और यहाँ से भी। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ये एक लाइन एक्स्ट्रा जो यहाँ पे मैंने रखी थी, ठीक है, इसी पर्पज़ के लिए कि आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एक क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं। किस तरह से, अब देखिए, इस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है 1, इस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है 2, इसकी 3 है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें, इस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री 3 है, लोअर क्लास बाउंड्री 2 है, और पिछली क्लास की ये अपर क्लास बाउंड्री है 2। इसी तरह से इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 1 है और पिछली क्लास की ये अपर क्लास बाउंड्री है। तो इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 0 है, तो पिछली क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री होगी वो 0 होगी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने यहाँ पे प्लॉट करना है वो 0 0 है। तो यहाँ पे 0 0 होगा, इनको आप लाइन सेगमेंट के ज़रिए ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये फिगर जो है यहाँ से क्लोज हो चुकी है। यहाँ से आप किस तरह से क्लोज करते हैं कि इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं, तो ये फिगर जो है ये क्लोज हो जाएगी और ये ग्राफ जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरह से ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना था हाउ मच ही और शी वेट एट द एज ऑफ 4.5 मंथ, कि जब बेबी की एज 4.5 मंथ है तब उसका कितना वेट है। सो 4 मंथ यहाँ पे है, 4.5 मंथ ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। यहाँ से आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है बिल्कुल स्ट्रेट, जो कि इस ग्राफ को टच करेगी। ठीक है, इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ की। अब ये जो पॉइंट है इसको आपने वाई एक्सिस से ज्वाइन कर लेना है। सो ये जो लाइन है इस ग्राफ को इस पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करनी है जो कि वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे मीट करेगी, और यहाँ पे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नोट कर लेनी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 13 है, तो दैट मीन्स कि 13 kg बेबी का वेट है एट द एज ऑफ 4.5 मंथ, और ये आपने मेंशन कर लेना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। ये तीनों डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वार्टाइल्स डिस्कस करते हैं। क्वार्टाइल्स क्या है, जो डाटा को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 3 क्वार्टाइल होंगे। ठीक है, Q1, Q2 और Q3, ये 3 क्वार्टाइल्स जो हैं डाटा को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब लेट्स सपोज ये अगर एक लाइन है, ठीक है, डाटा की बात हो रही है लेकिन यहाँ पे हम एक लाइन की अगर एग्जांपल लें और इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने का कहा जाए, तो ये आपके पास Q1 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल, ये सेकंड क्वार्टाइल हो जाएगा, ये थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 3 क्वार्टाइल्स इस पूरी लाइन को 1 2 3 एंड 4 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ओके, तो 3 वैल्यूज़, मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल का क्या मतलब होगा 25%, सेकेंड क्वार्टाइल का क्या मतलब होगा 50%। डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, मतलब कि 50%। इसी तरह से Q3 मतलब कि थर्ड क्वार्टाइल, तो 75% हो जाएगा ये। और अगर आप कंप्लीट डाटा की बात करते हैं तो ये 100%, तो फिर Q4 हो जाएगा, फोर्थ क्वार्टाइल की बात होगी। ओके, तो मतलब कि क्वार्टाइल्स क्या है, अगर फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने का कहा जा रहा है, मतलब कि एक ऐसी वैल्यू हमने फाइंड करनी है डाटा में से, एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इस डाटा को किस रेशो में डिवाइड करेगी, Q1 हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 रेशो, बाकी के ये 3 पार्ट्स हैं, तो 1:3 में इसको डिवाइड करेगी। इसी तरह से अगर हमने Q2 सेकेंड क्वार्टाइल हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इस डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, तो फिर क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। और अगर Q3 की बात हो रही है, थर्ड क्वार्टाइल हमने फाइंड करना है, तो फिर क्या होगा, ये पहले 3 हिस्से हैं, ठीक है, और ये एक हिस्सा बाकी है, तो ये 3:1 हो जाएगा। राइट, आई होप इट्स क्लियर। तो अब अगर हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है, मतलब कि हमने एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इस डाटा को 1:3 से डिवाइड करें। मतलब कि फर्स्ट क्वार्टाइल अगर हमने फाइंड करना है, तो क्वार्टाइल बेसिकली क्या करता है, डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है।
तो डिनोमिनेटर में तो 4 होगा, ठीक है, और 1n होगा न्यूमरेटर में। फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1 और n क्या है, टोटल वैल्यू मतलब कि टोटल डाटा, और डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। इसी तरह से अगर सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करना है तो 2n डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। Q3 फाइंड करना है, थर्ड हमने क्वार्टाइल अगर हमने फाइंड करना है तो फिर क्या हो जाएगा, 3n डिवाइडेड बाय 4। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। वन मोर थिंग कि सेकेंड क्वार्टाइल क्या करता है, बेसिकली इस डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। और आपको ये भी मालूम है कि मीडियन भी क्या होता है, जो कि हम किसी भी डाटा का मिड पॉइंट अगर फाइंड कर रहे हैं, डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो Q2 यहाँ पे मीडियन बी, आप इसको मीडियन बी कह सकते हैं, मतलब कि सेकेंड क्वार्टाइल जो है वो मीडियन के ही बराबर है, ठीक है। तो Q1 क्या है, n/4 वैल्यू ऑफ द डाटा। आपने वो वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इस डाटा का 25% हमने फाइंड करना है, एक ऐसी वैल्यू जो कि 25th% वैल्यू होगी। इसी तरह से Q2 क्या है, जो कि इस डाटा का मीडियन होगा, 2n/4 वैल्यू ऑफ द डाटा। और Q3 क्या होगा, जो कि इस डाटा का 75%, मतलब कि 75th% वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इस डाटा को 3:1 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो वो थर्ड क्वार्टाइल होगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा एक और चीज़, Q1 को लोअर क्वार्टाइल कहा जाएगा और Q3 को अपर क्वार्टाइल कहा जाएगा। अब अगर डिसाइल की बात करें, ठीक है, तो डिसाइल क्या है, जो कि डाटा को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, मतलब कि हर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 10% होगी, ठीक है। डाटा जो है वो 10% के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर क्वार्टाइल की बात करें तो 25% के लिहाज से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टाइल है 25%, दूसरा क्वार्टाइल भी 25% होगा, और तीसरा क्वार्टाइल भी 25% होगा, फोर्थ क्वार्टाइल भी 25% होगा, तो टोटल 100%। इसी तरह से डिसाइल क्या है, जो कि डाटा को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो हर सेट जो है वो 10% को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरह से ये अगर है फर्स्ट डिसाइल, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो डिसाइल क्या है, जो कि डाटा सेट को, डाटा को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो उसके लिए अगर आपने फर्स्ट डिसाइल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, D1 इज इक्वल टू 1n डिवाइडेड बाय 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। अगर D2 हमने फाइंड करना है तो फिर क्या होगा, 2n डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह से D3 फाइंड करना है तो 3n डिवाइडेड बाय 10 एंड सो ऑन। वन मोर थिंग, अब D1, D2, D3, D4 आप फाइंड करें, अब वो कौन सा डिसाइल है जो इस सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, वो फिफ्थ डिसाइल है, जो कि इस सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। जिस तरह से यहाँ पे Q2 जो सेकंड क्वार्टाइल था वो इस डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से फिफ्थ डिसाइल जो है वो किसकी इक्वल होगा, 5n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये किसकी इक्वल हो सकता है, n/2 के, विच इज़ आल्सो इक्वल टू मीडियन। तो दैट मीन्स के सेकेंड क्वार्टाइल भी मीडियन के इक्वल है और फिफ्थ डिसाइल भी मीडियन के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटाइल की। तो परसेंटाइल बेसिकली क्या करेगा, डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, कंसेप्ट आपको समझ आ चुका है। तो परसेंटाइल क्या है, जो डाटा को 100 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो हर हिस्सा 1% को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जिस तरह क्वार्टाइल में एक हिस्सा 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल 4 हिस्से 100%। इसी तरह से डिसाइल में हर हिस्सा 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल जो डाटा है 10 हिस्से मिला के 100%। इसी तरह परसेंटाइल क्या करता है, वो डाटा को 10 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो हर हिस्सा 1% को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपने फर्स्ट परसेंटाइल फाइंड करता है तो 1n डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 10 हिस्सों में 100, 1n डिवाइडेड बाय 100 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। P2 सेकेंड परसेंटाइल फाइंड करना है तो 2n डिवाइडेड बाय 100। अब आप देखें वो कौन सा परसेंटाइल है जो कि इस डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। वो क्या होगा, 50th परसेंटाइल, ठीक है। 50th परसेंटाइल क्या करेगा, जो कि डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो 50th परसेंटाइल को भी आप मीडियन कह सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। सेकेंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डिसाइल
और 50th परसेंटाइल को मीडियन भी कहा जाएगा, क्योंकि मीडियन भी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो अगर 100 पार्ट्स किए जा रहे हैं डाटा के, तो 50th परसेंटाइल भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से अगर 10 हिस्से किए जा रहे हैं तो 5th डिसाइल भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है डाटा को, और अगर 4 हिस्से किए जा रहे हैं तो सेकेंड क्वार्टाइल भी 2 बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड करेगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की है कि अगर Q1 है, लेट्स सपोज, सो दिस इज इक्वल टू n/4 वैल्यू ऑफ द डाटा। मतलब कि हम एक ऐसी वैल्यू Q1 अगर हमने फाइंड करना है फर्स्ट क्वार्टाइल, तो हम एक ऐसी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं जो डाटा को 1:3 के हिसाब से डिवाइड करेगी। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं। जिस तरह अगर हम मीडियन फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करने के बाद जो उसमें मिडिल वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। ठीक है, इसी तरह से Q1 n/4 वैल्यू ऑफ द डाटा, डाटा की हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जो n/4 है। इसी तरह से अगर Q2 हमने फाइंड करना है तो 2 n/4 वैल्यू ऑफ द डाटा। ओके, फिर अगर आपने वैल्यू ऑफ डाटा, इसी तरह से डिसाइल के लिए भी D1, मतलब कि एक ऐसी वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो कि 10 हिस्सों में से पहला हिस्सा जहाँ पे जो है ना हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 1:9। एक ऐसी वैल्यू जो कि डाटा को 1:9 के हिसाब से डिवाइड करी है। ये 1, ये एक हिस्सा और बाकी के 9 हिस्से। तो हम एक ऐसी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि इस डाटा को 1:9 के हिसाब से डिवाइड कर रही है। तो वो क्या होगा, n/10th वैल्यू ऑफ द डाटा। और इसी तरह से यहाँ पे परसेंटाइल के लिए भी, ठीक है, अगर आप ऐसा P1 फाइंड करना चाह रहे हैं तो n/100th वैल्यू ऑफ द डाटा, या 2 n/100th वैल्यू ऑफ द डाटा। वो वैल्यू जब हमने फाइंड कर ली, मतलब कि सबसे पहले तो हमने ये स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वो ग्रुप फाइंड करना है जिस तरह से मीडियन में हम फाइंड करते थे। फिर उसके बाद जो स्पेसिफिक, जिस तरह मीडियन का फार्मूला है, मीडियन किसके इक्वल होता है, L + h/f × n/2 - c। सो यही फार्मूला यहाँ पे बेसिकली क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के लिए भी यूज़ होगा। लेकिन जिस तरह से हम मीडियन फाइंड करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम वो मीडियन का एक ग्रुप फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम n/2 यूज़ करते हैं, क्योंकि n/2 डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। फिर उस ग्रुप को यूज़ करते हुए हम ये बाकी की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करके फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करते हैं। ठीक है, वो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मज़ीद अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमने क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल जो भी हमने फाइंड करना है, n/2 की जगह हमने वो सब्स्टिट्यूट करना होगा। जिस तरह अगर हमने फाइंड करना है सेकंड क्वार्टाइल, तो वो किसकी इक्वल है, 2n/4 के। तो यहाँ पे n/2 की जगह फिर हम क्या लिखेंगे, 2n/4। अगर हमने 7th परसेंटाइल फाइंड करना है, ठीक है, तो 7th परसेंटाइल किसकी इक्वल होगा, 7n / 100। तो फिर इस फार्मूला में n/2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 7n/100। और सबसे पहले इसको यूज़ करते हुए हम वो स्पेसिफिक ग्रुप फाइंड करेंगे, बाकी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फिर फार्मूला में सब्स्टिट्यूट होंगी। तो अब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एजेस ऑफ रिफ्यूजीज इन गजा कैंप पर रिकॉर्डेड। यहाँ पे एक टेबल हमें प्रोवाइड किया गया है जिसमें एजेस बताई गई हैं इन ईयर्स और नंबर ऑफ रिफ्यूजीज बताए गए हैं। रिफ्यूजीज का क्या मतलब है कि वो लोग जिनको कंट्री जो है, अपना मुल्क जो है वो छोड़ना पड़ता है ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे गजा कैंप की बात हो रही है कि वो लोग जिनकी एज 20 से 24 तक थी, ठीक है, वो 5 लोग थे। ठीक है, इसी तरह से 25 से 29 की रेंज में जिनकी एज थी वो 16 लोग थे। 30 से 34 एज में एज थी जिन लोगों की, वो 12 लोग थे, एंड सो ऑन। यहाँ पे ये डाटा हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा जा रहा है ड्रॉ एन ऑगिव नॉट पॉलीगॉन। अब यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन की तरह पॉलीगॉन ड्रॉ नहीं करना, ऑगिव ड्रॉ करना है। ठीक है, टू रिप्रेजेंट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल, 7th डिसाइल एंड 60th परसेंटाइल। तो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल बहुत डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसको आपने पहले समझना है, कंसेप्ट समझना है, फिर आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी भी हम स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑगिव हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह ही एक तो हमें चाहिए होगा क्लास बाउंड्री का कॉलम, एक हमें अपर क्लास बाउंड्री का कॉलम चाहिए होगा, और एक हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। अब ये एज इन ईयर्स है, ये हमारे पास क्लासेस हैं। नंबर ऑफ रिफ्यूजीज ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। क्लास बाउंड्रीज हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है,
ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 25 और पिछली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री क्या है 24, अपर क्लास लिमिट सॉरी। ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। क्लास बाउंड्रीज अभी हम फाइंड करेंगे। ओके, ये क्लास इंटरवल्स गिवन है। लोअर क्लास लिमिट है सेकंड क्लास का 25 और पिछली क्लास का अपर क्लास लिमिट है 24। तो 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे। 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो अब हमने क्या करना है, हर क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करते जाना है और जो अपर क्लास है लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करते जाना है। तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 20 में से 0.5 माइनस करें 19.5, 24 में ऐड कर दें तो 24.5, इसी तरह से 25 में से माइनस करें तो 24.5, 29 में ऐड करेंगे 29.5, 30 में से माइनस कर दें 29.5 और 34.5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये बेसिक सी कैलकुलेशन है। और अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एक क्लास बाउंड्री ख़त्म हो रही है वहीं से दूसरी क्लास बाउंड्री जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो इस तरह से आपने सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज लिख लेनी है। अब अपर क्लास बाउंड्री हम लिखेंगे। तो अपर क्लास बाउंड्री है 24.5, इसी तरह से 29.5, 34.5, 39.5, 44.5 और 49.5। जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे उसमें अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ होगा। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है नोट करनी है। ये एक लाइन एक रो मैंने यहाँ पे स्किप की है, ये आपको रीज़न समझ भी आ गई होगी जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, बट आई विल एक्सप्लेन इट लेटर अगेन। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं तो पहली फ्रीक्वेंसी 5 एज इट इज़ आ जाएगी। दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से लिखेंगे 5 और ये 16, इनको ऐड कर लें। 5 + 16 क्या हो जाएगा 21, फिर 21 और 12 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 33, 33 और 10 को ऐड करेंगे 43, 43 और 8 को ऐड करेंगे 51 और 51 और 4 को ऐड करें तो 55। लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। आप इनको ऐड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 16 और ये 5 + 16 21 + 12 क्या हो जाएगा 33, 43, 51 एंड 55। तो जो टोटल सम है फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। तो ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ग्राफ जो है ओके वो हमने ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपर क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे लेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे। अब इससे पीछे, ठीक है, यहाँ से तो हमारे पास डाटा जो क्वेश्चन में गिवन है वो स्टार्ट हो रहा है। इससे पीछे अपर क्लास बाउंड्री 24.5 से पिछली अपर क्लास बाउंड्री कौन सी होगी 19.5 होगी। ओके, जिस तरह से अगर यहाँ पे देखें इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री 24.5 है और पिछली क्लास की ये अपर क्लास बाउंड्री है। इसी तरह से अगर इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है तो पिछली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री होगी और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे 0 होगी। सो इस तरह से एक्स एक्सिस पे हमने अपर क्लास बाउंड्रीज जो है वो रिप्रेजेंट करनी है एंड वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट करेंगे। और जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसमें अपर क्लास बाउंड्री जो पहली अपर क्लास बाउंड्री है वो 24.5 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है। बट एज आई टोल्ड यू कि क्योंकि ये फिगर क्लोज्ड होगी, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले फिर अपर क्लास बाउंड्री 19.5 इससे पहले हम कंसीडर करेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स हमने मार्क कर लेने हैं। सो अपर क्लास बाउंड्री 19.5 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, तो इस पॉइंट पे होगी। फिर अपर क्लास बाउंड्री 24.5 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। फिर अपर क्लास बाउंड्री 29.5 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 21 है, ठीक है। सो 21 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। तो यहाँ से आप इस तरह से डॉटेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी, ठीक है। अगर 29.5 यहाँ पे है और 21 ये पॉइंट हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इसी तरह से जब ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे तो आपको मालूम है कि स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए होते हैं, तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे आप इस तरह से डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। उसके बाद नेक्स्ट जो है 34.5 है अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 33 है। सो 34.5 और 33 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सो 31, 32 एंड 33 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। सो 34.5 और 33
सो यहाँ पे आपने ये पॉइंट मार्क कर लेना है 34.5 और 33। सो ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा हमारे पास। फिर उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपर क्लास बाउंड्री 39.5 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 43 है। सो 39.5 और 43, 40, 41, 42 एंड 43 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। 39.5 और 43, ये 40 है, ये 45 है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद 44.5 अपर क्लास बाउंड्री है और इसके लिए जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 51। सो 44.5 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 यहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट 51 यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। एंड देन 49.5 अपर क्लास बाउंड्री है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 55 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को कर्व के ज़रिए ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जब हमारे पास पॉलीगॉन था पिछले क्वेश्चन में तो हमने स्ट्रेट लाइन के ज़रिए इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया था। अब ये ओगिव है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कर्व के ज़रिए इन पॉइंट्स को स्मूथली ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वार्टाइल, 7th डिसाइल और 60th परसेंटाइल जो है वो हमने फाइंड करना है। सो वो सॉल्व करते हैं। सो अब सबसे पहले पार्ट में हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है। तो क्वार्टाइल का क्या फार्मूला होगा, Q1 इज इक्वल टू L प्लस H बाई एफ मल्टीप्लाई बाई N बाई 4 माइनस सी। फर्स्ट क्वार्टाइल है तो N बाई 4 होगा, 1N बाई 4, ठीक है। अगर सेकेंड क्वार्टाइल होता तो 2N बाई 4 हो जाता, राइट। ये हम ऑलरेडी बहुत डेप्थ में इस चीज़ को हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, तो आपने वो चीज़ें ज़रूर समझ लेनी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप फाइंड करना है। ये जो डाटा है हमारे पास, ये जो टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, हमने ये देखना है कि N बाई 4th वैल्यू जो है, मतलब कि फर्स्ट क्वार्टाइल का ग्रुप कौन सा है। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप जो है वो फाइंड करना है। मतलब कि हमने चेक करना है कि ये जो N बाई 4 है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल का क्या मतलब है, क्वार्टाइल का मतलब होता है डाटा को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। और क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल है मतलब कि 1N डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू ऑफ द डाटा, ये कहाँ पे कौन सी ग्रुप में लाई कर रही है, वो कौन सी वैल्यू है जो कि इस डाटा को 1:3 के हिसाब से डिवाइड कर रही है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करते हैं। N यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी का सम है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का सम क्या था हमारे पास, 55। सो 55 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें और इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.75 वैल्यू ऑफ द डाटा, या आप ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, 13.75 ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा या वैल्यू ऑफ डाटा। सो अब हमने ये देखना है कि 13.75 ये वैल्यू इस डाटा में कौन से ग्रुप में लाई कर रही है, ठीक है। अब देखें, उसके लिए आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है। पहली 5 वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, ओके। फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना। फ्रीक्वेंसी तो क्या है कि एक चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, 5 दफ़ा, मतलब कि 5 लोग थे इस एज में ग्रुप में, इसी तरह 16 लोग थे इस एज ग्रुप में। आपने देखना है कि 13.75 ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये कौन से ग्रुप में है, 13th पर्सन, ओके। सो पहले 5 लोग यहाँ पे हैं। उसके बाद 6 से लेके 21 तक के ग्रुप जो लोग हैं, ठीक है, वो इस ग्रुप में आ रही हैं। तो 13.75 इस ग्रुप में वैल्यू आ रही है। ऐसे ही है, पहले 5 लोग इस ग्रुप में हैं, फिर 5 के बाद 6 से लेके 21 तक के लोग इस ग्रुप में हैं, तो 13.75 भी इसी ग्रुप में आएगा। तो ये ग्रुप हो जाएगा Q1 का, ओके। ये ग्रुप किसका है, Q1 का, फर्स्ट क्वार्टाइल का। अब इस ग्रुप को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इसके लिए अब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि इस फार्मूला में L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H, F, N बाई 4 और C, ठीक है। L कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री को। ये जो Q1 का ग्रुप है इसमें लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 24.5, तो L लोअर क्लास बाउंड्री है। इसी तरह से H क्या है, क्लास इंटरवल। यहाँ पे इन दोनों लिमिट्स के दरमियान में, लोअर और अपर क्लास लिमिट में कितना फ़र्क है, 25, 26, 27, 28, 29, 5 का, ठीक है। तो ये हमारे पास गैप आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी, इसी ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 है,
एन तो हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 और माइनस सी। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं होगी, इससे पिछले ग्रुप की ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फार्मूला में यूज़ होगी। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ Q1 इज इक्वल टू L क्या है हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्री, इसी ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री है 24.5 प्लस H, क्लास गैप क्या है इनका क्लास लिमिट्स में 5 का। इसी तरह से F, तो इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है 16, एन क्या है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो है 55 और डिवाइडेड बाय 4 और माइनस सी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो ग्रुप है Q1 का, इससे पिछले ग्रुप की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं, या फिर परसेंटाइल फाइंड कर रहे हैं, डिसाइल। इसी तरह से जो है ना, एल का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री। सबसे पहले आपने वो ग्रुप फाइंड करना है, जिस तरह से यहाँ पे n/4 को लेके हमने ग्रुप फाइंड किया। जब आप वो ग्रुप फाइंड कर लेंगे तो उसी ग्रुप का जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो एल होगी। एज उनका जो क्लास लिमिट्स में जो गैप है वो उसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, और एन तो हमारे पास टोटल सम होगा फ्रीक्वेंसी का, और सी उस ग्रुप से पिछली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से और फिर देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। इन सबको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 27.23, ठीक है, बेसिक सी कैलकुलेशंस है। Q1 किसकी इक्वल है 27.23 के। फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है 27.23, मतलब कि ये वो वैल्यू है जो कि अगर डाटा के 4 हिस्से किए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा, ठीक है, 27.23। तो यहाँ पे अगर आप देखें 24.5 है, 29.5 है, तो 27.23 ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे होगा हमारे पास। यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है, लाइक दिस, एक डॉटेड लाइन के ज़रिए। और इसी तरह से अगर यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लें तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा क्वार्टाइल 1 को, Q1 को, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 11, 12 एंड 13.75 ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ रही है। फर्स्ट वाइल ग्रुप जो हमने क्वार्टाइल ग्रुप फाइंड किया था तो 13.75 वैल्यू थी और उसका आंसर है 27.23। तो 13.75 ऑलमोस्ट यहाँ पे है एंड 27.23। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सेवन्थ डिसाइल, मतलब कि D7। तो उसके लिए भी सेम यही फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन n/4 की जगह अब क्या यूज़ होगा, क्योंकि डिसाइल है। और डिसाइल का क्या मतलब है कि डाटा को हमने 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। और सेवन्थ डिसाइल का क्या मतलब है कि उन 10 हिस्सों में से 7वें हिस्से की बात हो रही है। तो n/4 क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल था, मतलब कि 4 हिस्से किए जाएँ, ठीक है, और उसमें से पहला हिस्सा तो 1n/4 था। अब सेवन्थ डिसाइल है तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या यूज़ होगा 7n/10, ठीक है, कि 10 हिस्सों में से 7वां हिस्सा। तो यही फार्मूला आपने अरेंज कर लेना है, L + H/F मल्टीप्लाई बाय सेवन्थ डिसाइल है तो 7n डिवाइडेड बाई 10 माइनस C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7n/10 इसको यूज़ करते हुए हम सेवन्थ डिसाइल का ग्रुप फाइंड करेंगे। तो सेवन्थ डिसाइल ग्रुप हम फाइंड करेंगे ताकि हम जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट कर सकें। 7n/10th ऑब्जर्वेशन मतलब कि हमने फाइंड करनी है कि कहाँ पे लाई कर रही है, कौन से ग्रुप में लाई कर रही है। 7n का क्या मतलब है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज़ 55 और डिवाइडेड बाय 10। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस इज इक्वल टू 38.5, मतलब कि 38.5th ऑब्जर्वेशन हमने देखनी है कि कौन से ग्रुप में लाई कर रही है। ओके, 38.5th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए यहाँ पे पहली 5 वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, ठीक है, पहले 5 लोगों की बात हो रही है वो इस ग्रुप में हैं। फिर 6 से लेके 21 तक के जो लोग हैं, ठीक है, मतलब कि एज वाइज ऑब्वियसली बात हो रही है, तो वो इस ग्रुप में आ रहे हैं, इस एज ग्रुप में। फिर उसके बाद 22 से लेके 33 तक इस ग्रुप में है। 33 से ऑन मतलब कि 34 से लेके 43 तक, ठीक है, 34 से लेके 43 तक इस ग्रुप में आ रहे हैं। तो 34 से 43 तक जब इसमें है तो 38.5th ऑब्जर्वेशन भी इसी ग्रुप में लाई करेगी, राइट। तो ये जो ग्रुप है ये 7th डिसाइल को रिप्रेजेंट करेगा, D7 को। तो यहाँ से अब हमने वैल्यूज़ जो हैं वो पिक करनी है और इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो एक तो हमें चाहिए है L, मतलब कि
लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये D7 जो ग्रुप है इसमें लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 34.5। तो यहाँ पे अब हमने फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। D7 इज इक्वल टू L है 34.5 लोअर क्लास बाउंड्री 34.5 प्लस H, इनका गैप तो हमें मालूम है 5 ही है, ठीक है, सब क्लासेस का। अब इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हमने देखनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 10 और मल्टीप्लाई बाय 7n/10, तो 7n है 55 डिवाइडेड बाय 10 माइनस C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपसे क्या कहा है, जो भी ग्रुप होगा उससे पिछले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिखनी होती है। तो D7 का ये ग्रुप है, इससे पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 33 है, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो अगर इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 37.25। सो सेवन्थ डिसाइल की वैल्यू है 37.25। ओके, सो 37.25 ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे लाया करेगा। 34.5 है, ये 39.5 है, सो 35.5, 36.5 और 37.25 ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे हो जाएगा। और अगर सेवन्थ डिसाइल ग्रुप की जो हमने ऑब्जर्वेशन फाइंड की थी वो क्या थी 38.5 ऑब्जर्वेशन। सो 38.5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होगी ऑलमोस्ट, ठीक है, 35 है, 36, 37, 38.5। सो यहाँ से हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर लेना है डॉटेड लाइन के ज़रिए, तो ये सेवन्थ डिसाइल हो जाएगा। ओके, मतलब कि अगर डाटा के 10 हिस्से किए जाएँ तो उसमें से 7 हिस्से। सो ये आपके पास सेवन्थ डिसाइल को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है D7। सो 60th परसेंटाइल क्योंकि हमने फाइंड करना है तो P60 किसकी इक्वल होगा, अब फार्मूला में L प्लस H/F मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 60th परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का क्या मतलब है कि डाटा को 100 हिस्सों में डिवाइड करना, तो डिनोमिनेटर में तो 100 आ जाएगा और न्यूमरेटर में 60n आ जाएगा, ठीक है, और n क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम होगा, राइट, और माइनस C। आई होप कि अब ये फार्मूला आपको समझ आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 60n/100 ये हमने ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है ताकि हमें वो ग्रुप मिल सके जिसमें में से हमने ये वैल्यूज़ जो है बाकी की पिक करनी होगी। ओके, सो 60th परसेंटाइल का ग्रुप हम फाइंड करेंगे। 60th परसेंटाइल ग्रुप इज इक्वल टू 60n/100। तो n है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का सम है 55 और डिवाइडेड बाय 100, 60n/100 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हमने ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 55 और डिवाइडेड बाय 100, सो दिस इज इक्वल टू 33। तो 33 ऑब्जर्वेशन हमने ये देखना है कि 33 ऑब्जर्वेशन कौन से ग्रुप में लाई कर रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली 5 ऑब्जर्वेशंस तो इस ग्रुप में है, 5 से ऊपर 21 तक की ऑब्जर्वेशंस इस ग्रुप में है, और फिर 21 से ऊपर 33 तक ये ऑब्जर्वेशन इस ग्रुप में है। तो 33 इसी ग्रुप में आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा P60। तो अब इस ग्रुप में से हमने वैल्यूज़ जो हैं वो पिक करनी है। यहाँ पे इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 29.5, ठीक है, फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। L लोअर क्लास बाउंड्री इसी ग्रुप की 29.5 प्लस H जो क्लास इंटरवल है, गैप है इनका, वो 5 ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है 12 और 60 मल्टीप्लाई बाय n क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज़ 55 डिवाइडेड बाय 100 माइनस C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ये जो ग्रुप है P60 का, इससे पिछले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने देखनी है जो क्या है 21 है। तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व करते हैं। सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 34.5, मतलब कि 60th परसेंटाइल किसकी इक्वल है 34.5 के। अब 60th परसेंटाइल की वैल्यू है 34.5, सो 34.5 यहाँ पे है, ठीक है, और अगर इसका ग्रुप देखें 60th परसेंटाइल ग्रुप जो था वो हमारे पास 33 ऑब्जर्वेशन थी, तो 34.5 ये है, ठीक है, ये पॉइंट तो हमने मार्क भी किया था, और 33 ये, तो इनको भी आपने ज्वाइन कर लेना है। सो ये 60th परसेंटाइल को रिप्रेजेंट करेगा।
इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। ये हो जाएगा 60th परसेंटाइल। क्वेश्चन नंबर 4 है स्कोर्स ऑफ अ हाफिज कुरान टेस्ट वर ग्रुप इनटू फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है जिसमें स्कोर्स हमें बताए गए हैं हाफिज कुरान के, ठीक है, जो उनसे टेस्ट किया गया है। 41 से 50 की रेंज में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स थे वो 3 स्टूडेंट हैं, 3 हाफिज कुरान थे। इसी तरह से 51 से 60 की रेंज में जिनके मार्क्स हैं वो 17 स्टूडेंट हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये स्कोर्स हमें बताए गए हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ड्रॉ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करना है, ड्रॉ करना है, एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और गिव, और फिर हमने ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है एंड टेल। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमने देने हैं। तो सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो कंप्लीट करते हैं और ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए? एक तो क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए, अपर क्लास बाउंड्री का कॉलम होना चाहिए, अपर क्लास बाउंड्री, और इसके अलावा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये हमें ज़रूरत होगी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो ये 3 कॉलम्स यूज़ होंगे। अब यहाँ पे ये एक रो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ी है एंड ये चीज़ आपको मालूम है। तो हमारे पास डाटा गिवन होता है, दैट मीन्स कि यहाँ से अब पहला ग्रुप है, ठीक है, तो इससे पिछला ग्रुप क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो 0 होगी, और इसी तरह से उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी, और अपर क्लास बाउंड्री तो हम साथ में मेंशन करेंगे, ठीक है। ये पहला काम हमने मस्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज लिख लेते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। इसी तरह से ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। अब 51 में से ये जो लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है, इनको माइनस करेंगे। 51 में से 50 माइनस करें 1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 को हमने क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करते जाना है और अपर क्लास लिमिट में ऐड करते जाना है। ये चीज़ आपको मालूम है। सो यहाँ से हम माइनस करेंगे 40.5 और 50 में ऐड कर दें तो 50.5। इसी तरह से यहाँ से माइनस करेंगे 50.5 और 60 में ऐड कर दें तो 60.5। 61 में से माइनस करेंगे 60.5, 70 में ऐड कर दें 0.5 तो 70.5। 71 में से माइनस करेंगे तो 70.5 और 80 में ऐड करेंगे तो 80.5। 81 में से 0.5 माइनस कर दें 80.5 और 90 में ऐड कर दें तो 90.5। इसी तरह से 91 में से माइनस करेंगे तो 90.5 और 100 में ऐड कर दें तो 100.5। अब यहाँ पे हमने अपर क्लास बाउंड्रीज लिखनी है, ठीक है, जो कि ग्राफ ड्रॉ करते हुए यूज़ होंगी। तो यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री है 50.5, यहाँ पे 60.5, 70.5, 80.5, 90.5 और 100.5। अब यहाँ पे ये जो रो हमने छोड़ी है, यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री क्या होगी, 40.5 यहाँ की अपर क्लास बाउंड्री होगी, क्योंकि अगर इससे पिछला अगर आप ग्रुप देखें तो क्या हो जाएगा, 30.5 से 40.5 हो जाएगा, राइट, और उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 है। तो अपर क्लास बाउंड्री तो 40.5 है और फ्रीक्वेंसी 0 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 ही होगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने कंप्लीट करनी है। सो पहली फ्रीक्वेंसी 3 एज इट इज़ आ जाएगी। 3 और 17 को ऐड करें 20, 20 और 20 को ऐड करेंगे 40, 40 और 30 को ऐड करेंगे 70, 70 और 18 को ऐड करेंगे, सो दैट इज़ 88, 88 और 2 को ऐड करें तो 90। तो ये हमारे पास लास्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होने चाहिए। अगर आप इसको ऐड करें तो ये हमारे पास 90 के ही इक्वल होगा। इस तरह से पहला काम, दैट मीन्स कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ऑगिव ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, अपर क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो एक्स एक्सिस पे हमने क्लास बाउंड्रीज रिप्रेजेंट करनी है और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 10-10 के गैप से यहाँ पे मैंने मेंशन कर ली है। सो सबसे पहले जब क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री 40.5 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है, तो ये पॉइंट मार्क कर लेंगे हम। अपर क्लास बाउंड्री 50.5 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, सो 1 2 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, ये पॉइंट। 60.5 है अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 20, तो यहाँ पे आप डॉटेड लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पे तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ये 20 और 60.5 ये पॉइंट। इसी तरह से 70.5 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40, सो ये हमारे पास आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, 40 और 70.5। इसी तरह से अपर क्लास बाउंड्री है 80.5 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 70, सो ये पॉइंट होगा 70 और 80.5।
और इसके अलावा 90.5 है अपर क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 है, 88 है। सो 90.5 और ये 90 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और 88 ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा। सो ये पॉइंट आ जाएगा। लास्ट है 100.5 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 90। सो दिस इज द पॉइंट। अब हमने क्या करना है, ये ऑगिव है, ठीक है, तो हमने इन पॉइंट्स को कर्व्स के जरिए ज्वाइन कर लेना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी बॉयज अपीयर्ड इन टेस्ट। तो ये फ्रीक्वेंसी का जो सम है ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 41 से 50 की रेंज में मार्क्स दिए हैं। इसी तरह से 17 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 51 से 60 की रेंज में मार्क्स दिए हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इनको ऐड करें तो ये 90। तो दैट मीन्स कि समेशन एफ जो है इसका आंसर होगा 90 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द टेस्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा जा रहा है व्हाट इज मीडियन स्कोर। मीडियन हमने फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने का क्या फार्मूला है, L प्लस H ओवर F मल्टीप्लाई बाय N/2 माइनस C। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमने मीडियन ग्रुप फाइंड करना होता है। और मीडियन ग्रुप किस तरह से फाइंड किया जाता है, मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू N/2 N/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमने सबसे पहले N/2 ऑब्जर्वेशन, ये N/2 है ना, ये ऑब्जर्वेशन हमने फाइंड करनी है। N क्या है, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी है। सो टोटल फ्रीक्वेंसी 90 है, 90 ओवर 2 हमारे पास हो जाएगा 45th ऑब्जर्वेशन। तो अब हमने देखना है 45th ऑब्जर्वेशन कौन से ग्रुप में लाई कर रही है इस टेबल में। सो अगर आप यहाँ पे देखें, ये आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, यहाँ पे 3 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पहले ग्रुप में हैं, फिर 4 से लेके 20 तक ये सारे स्टूडेंट्स सेकंड ग्रुप में लाई कर रहे हैं। इसके अलावा 21 से 40 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड ग्रुप में लाई कर रहे हैं। 41 से 70 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप में लाई कर रहे हैं। सो 41 से 70 तक जब इस ग्रुप में है और 45th ऑब्जर्वेशन भी मतलब कि इसी ग्रुप में होगी, तो ये हमारे पास मीडियन ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ से हमने डाटा जो है वो पिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको मालूम है एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, एज है मतलब कि इस जो क्लासेस हैं इनके दरम्यान में गैप कितना है, फ्रीक्वेंसी इसी मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है, एन तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो मीडियन ग्रुप है इससे पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लिखते हैं। तो अब इसमें डाटा जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एल है इसी ग्रुप की, मीडियन ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो है 70.5। सो एल 70.5 है प्लस एच, यहाँ पे गैप कितना है 10 का, 10 डिवाइडेड बाय इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 30 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय एन है टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज़ 90 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी, और सी क्या है इस ग्रुप से पिछले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ 40। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72.17 अप्रॉक्सीमेटली, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हाउ मैनी बॉयज स्कोर्ड अंडर मीडियन। मीडियन जो स्कोर है उससे कम कितने बॉयज ने स्कोर किया है। अब आपको मालूम है कि मीडियन जो है वो हाफ होता है, ठीक है। मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। मीडियन बेसिकली डाटा का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम स्कोर्स को तरतीब से लिखें, ठीक है, ऑर्गेनाइज करके, तो हमारे पास मीडियन क्या था 72.17। तो ये एक मिडिल स्कोर था। दैट मीन्स के हाफ स्टूडेंट्स ने इससे अबव स्कोर किया है और हाफ स्टूडेंट्स ने इससे बिलो स्कोर किया है। तो हाफ स्टूडेंट्स, हाउ मैनी बॉयज स्कोर्ड अंडर मीडियन, तो इस मीडियन से बिलो कितने बॉयज़ ने स्कोर किया है। अब टोटल बॉयज़ कितने हैं 90, जो टोटल फ्रीक्वेंसी थी वही टोटल बॉयज़ हैं, ठीक है, 90 है। तो मीडियन दैट मीन्स के इससे कम कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, मतलब कि हाफ बॉयज़ होंगे। 90 का हाफ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45। सो 45 बॉयज़ स्कोर्ड अंडर मीडियन। आई होप इट्स क्लियर कि 72.17 जो है ये मीडियन स्कोर है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 90 थे, तो हाफ स्टूडेंट्स मतलब कि 45 स्टूडेंट्स ने 72.17 से बिलो जो है वो स्कोर किया है। पार्ट नंबर 4 है
हाउ मैनी बॉयज फेल इन फर्स्ट डिसाइल, फर्स्ट डिसाइल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो फॉल कर रहे हैं। तो डिसाइल का आपको मालूम है कि क्या होता है, जो डाटा को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट डिसाइल दैट मीन्स कि उन 10 हिस्सों में, मतलब कि 10वां हिस्सा हमने फाइंड करना है। अगर 10 बराबर हिस्सों में से डाटा को डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें से एक हिस्सा हमने मालूम करना है। सो टेंथ फर्स्ट सॉरी D1, ओके, फर्स्ट डिसाइल हमने फाइंड करना है। सो ये किसके इक्वल होगा, 1n डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और 10 हिस्सों में डिवाइड करता है डिसाइल, तो डिनोमिनेटर में 10 होगा, और फर्स्ट डिसाइल है तो n के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 1 और n को मल्टीप्लाई करें, n ही रहेगा। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ विच इज़ 90 और डिवाइडेड बाय 10, और इसे सॉल्व करें तो 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कि 9 बॉयज़ फेल इन फर्स्ट डिसाइल। अब इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है, हाउ मैनी बॉयज फेल इन 30th परसेंटाइल। अब परसेंटाइल का क्या मतलब है, डाटा को 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। सो 30th परसेंटाइल हमने बताना है कि 30th परसेंटाइल में कितने बॉयज फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय n और डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। सो 30 मल्टीप्लाई बाय n क्या है, 90 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 9 टाइम्स 27, मतलब कि 27 स्टूडेंट्स हैं जो कि 30th परसेंटाइल में फॉल कर रहे हैं। अब इसी का लास्ट पार्ट है, एक्सीलेंस अवार्ड इज टू बी गिवन टू बॉयज फॉलिंग इन 100th परसेंटाइल, हाउ मैनी बॉयज गॉट एक्सीलेंस अवार्ड। अगर एक्सीलेंस अवार्ड दिया जा रहा है उन स्टूडेंट्स को, उन बॉयज़ को जो कि 100th परसेंटाइल में फॉल कर रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट्स को एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप इस टेबल को देखें तो इसमें हाईएस्ट स्कोर कौन सा है, कौन सा स्कोर रेंज है, 91 से 100। तो इस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं, 2। तो दैट मीन्स कि यही आपके पास इसका आंसर होगा। सो 2 बॉयज़ विल गेट एक्सीलेंस रिवॉर्ड। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, एक्सीलेंस अवार्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैसेज मेजर टू नियरेस्ट केजी ऑफ 50 कब्स आर शोन बिलो। मैस हमें बताया गया है 50 कब्स का। कब्स बोलते हैं जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका वेट हमें बताया गया है कि जिनका वेट 60 से 64 केजी के दरमियान में है, इस रेंज में है, वो 2 कब्स हैं। इस तरह से 65 से 69 की रेंज में जो वेट है वो 6 कब्स हैं, ठीक है। 70 से 74 केजी इस रेंज में जो वेट है वो 12 कब्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कब्स हमें यहाँ पे बताए गए हैं, फ्रीक्वेंसी और ये वेट हमें बता दिया गया है। सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 में कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो यहाँ पे बनाना है। दैट मीन्स कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। और अगर यहाँ पे देखें, कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड एस्टिमेट नंबर ऑफ कब्स अबव 77 kg, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमने बनाना है उसमें हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी का कॉलम भी बनाना है और क्लास बाउंड्रीज का कॉलम भी बनाना होगा। तो क्लास बाउंड्रीज और एक हमारे पास कॉलम होगा अपर क्लास बाउंड्रीज का, क्योंकि हमने ग्राफ भी बनाना है, और इसके अलावा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पे पहला पार्ट इस तरह से कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको मालूम है तरीका क्या होता है कि ये फर्स्ट आपके पास ग्रुप है, ठीक है, ये अपर क्लास लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। इस तरह से ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। तो यहाँ पे सेकेंड जो ग्रुप है उसमें लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करेंगे ये अपर क्लास लिमिट, ठीक है। इसी तरह से आप ये कर सकते हैं कि इसकी लोअर क्लास लिमिट में से पिछला जो ग्रुप है उसकी अपर क्लास लिमिट माइनस कर दें। दैट्स द सेम थिंग। तो 65 में से 64 माइनस करें 1, और 1 को 2 से डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा 0.5। तो अब हमने क्या करना है, 0.5 को लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करते जाना है और अपर क्लास लिमिट में ऐड करते जाना है। तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। सो ये हमारे पास हो जाएगा 59.5 और 64.5, ठीक है। इसी तरह से 65 में से माइनस कर दें तो 64.5, 69 में 0.5 ऐड करें तो 69.5, 70 में से माइनस करेंगे 69.5, 74 में ऐड करेंगे 74.5। इसी तरह से यहाँ पे आपने क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करते जाना है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 हमने ऐड करते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्लास बाउंड्रीज जो हैं, एक जो हमारे पास क्लास बाउंड्री जहाँ से ख़त्म हो रही है, ठीक है, वहीं से दूसरी स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट हमने अपर क्लास बाउंड्रीज लिख लेनी है। तो ये सारी हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज हैं 64.5, इसी तरह से 69.5,
74.5, 79.5, 84.5 और 89.5। अब नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है किस तरह से लिखी जाती है। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ जाएगी 2। अब 2 और 6 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। 8 और 12 को ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 20। 20 और 14 को ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 34। 34 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 44। और 44 और 6 को ऐड करें तो दैट इज़ इक्वल टू 50। तो अब आप देख सकते हैं कि लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 के इक्वल है। और अगर आप कंप्लीट ये फ्रीक्वेंसी जो है इन सबको ऐड करें सो दिस इज़ आल्सो इक्वल टू 50। और क्वेश्चन में भी मेंशन है 50 कब्स। तो लास्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो समेशन एफ के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब पार्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड एस्टिमेट नंबर ऑफ कब्स अबव 77 kg। एक तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ, और फिर हमने एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ कब्स अबव 77 kg। हमने नंबर ऑफ कब्स बताने हैं जिनका वेट 77 kg से अबव है। तो सबसे पहले तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको मालूम है वो किस तरह से होगा। अपर क्लास बाउंड्रीज हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उनको उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के जरिए हमने सिंपली ज्वाइन करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे होंगी, अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे। अब वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री स्टार्ट हो रही है 64.5 से। और अब आपको मालूम है कि जब भी हम पॉलीगॉन या फिर ऑगिव जो है वो ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो एक क्लोज फिगर होती है। तो उसके लिए हमने एक स्टेप क्या करना होता है कि जहाँ से ये हमारे पास क्वेश्चन में डाटा प्रोवाइड हमें कर दिया गया है, इससे पीछे हमने एक अपर क्लास बाउंड्री खुद से मेंशन करनी होती है। अब 64.5 है अपर क्लास बाउंड्री पहली, तो इससे पिछली अपर क्लास बाउंड्री कौन सी होगी 59.5। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ग्रुप में 64.5 लोअर क्लास बाउंड्री है और इस ग्रुप में अपर क्लास बाउंड्री है। तो इसी तरह से 59.5 यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री है तो पिछले ग्रुप में ये अपर क्लास बाउंड्री होगी, ठीक है। या आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि 54.5 से लेके 59.5 तक ये हमारे पास पिछली क्लास बाउंड्री बनेगी। तो ये अपर क्लास बाउंड्री है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 0 होगी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे 0 होगी। ये स्टेप हम क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें पहली अपर क्लास बाउंड्री है 64.5 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक है। तो 64.5 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है तो 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पे 10 आपके पास मार्क आ जाएंगे, ठीक है, 10 पॉइंट्स। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे तो आपके पास स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं तो वहाँ पे बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो 64.5 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2, तो ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्लोज फिगर नहीं बनेगी, इसीलिए हम इससे पिछली जो है वो अपर क्लास बाउंड्री लेते हैं जहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 0 है। तो 59.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब 0 है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो जब यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्लोज फिगर बन जाएगी, ठीक। ओके, तो अब साथ साथ हम बाकी की पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। 69.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 8, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट आप इस तरह से डॉटेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, 69.5 से। और इसी तरह से 8 ऑलमोस्ट हमारे पास, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 यहाँ पे होगी तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ओके। इसी तरह से 74.5 पे अपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 20, सो 20 यहाँ पे है, ठीक है, और 74.5 ये, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से 79.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 34, सो यहाँ पे हमारे पास 30 है और 31, 32, 33 एंड 34 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, ओके। इसी तरह से 84.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 44, तो यहाँ पे 40 है, 41, 42, 43 एंड 44 ऑलमोस्ट यहाँ पे। इसी तरह से 89.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 50, तो 50 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आपके पास आ जाएगा इसका पॉइंट। तो अब क्योंकि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो हमने क्या करना है, इन डॉट्स को, इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर लेना है। और लास्ट स्टेप पे आपने क्या करना है कि यहाँ से ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है, सो ये एक क्लोज फिगर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर लें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
अब ये तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि एस्टिमेट नंबर ऑफ कब्स अबव 77 kg। हमने नंबर ऑफ कब्स बताने हैं जिनका वेट 77 kg से अबव है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो 77 kg यहाँ पे इनके दरमियान में आ रहा है। लाइक ऐसा नहीं है कि 77 जो है वो लोअर क्लास लिमिट हो या अपर क्लास लिमिट हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ना ही क्लास बाउंड्रीज में हमारे पास आ रहा है 77, ठीक है। 77 इनके दरमियान में आ रहा है। अगर तो 77 लोअर क्लास लिमिट या अपर क्लास लिमिट होती, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए कि 77 से अबव हमें बताएं कि नंबर ऑफ 75 जिन कब्स का वेट है उससे अबव कितने कब्स हैं या उससे बिलो कितने कब्स हैं, ठीक है। जिनका वेट 75 kg है तो उससे बिलो कितने कब्स हो जाएंगे, 75 यहाँ पे है वेट, तो इससे पिछले कब्स कितने हो जाएंगे, ये सारे टोटल 20 कब्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि आपने बताना है उन कब्स का वेट, ठीक है। नंबर ऑफ कब्स हमने बताने हैं जिनका वेट 77 kg से अबव है, तो 77 इनके दरमियान में लाई कर रहा है। ओके, अब ये एग्जैक्ट जो है हम नहीं बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कब्स हैं, तो उसके लिए हमने लीनियर इंटरपोलेशन का फार्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। वो कब यूज़ किया जाता है, जब आपके पास एक अननोन पॉइंट है, ठीक है। मतलब कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान में कहीं पे लाई कर रहा है और उससे पीछे का डाटा भी हमें गिवन है। आप देख सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, क्लास बाउंड्रीज वगैरह भी गिवन है, इससे नेक्स्ट भी हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन है। तो फिर हमने लीनियर इंटरपोलेशन का फार्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है, वो यूज़ करेंगे हम। और हमने सबसे पहले फाइंड करना है कि 77 kg से वो कब्ज हम फाइंड करेंगे, ठीक है, जिनका वेट 77 kg है या 77 kg से बिलो है। जब हम ये फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम फिर फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ कब्स वो कितने हैं जिनका वेट 77 kg से अबव है। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे फार्मूला यूज़ करते हुए कि 77 kg या 77 kg से बिलो जो वेट है वो नंबर ऑफ कब्स कितने हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना हुआ है। सो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कब्स बिलो और एट 77 kg, ठीक है। वो कब्स हम नंबर ऑफ कब्स हम फाइंड करेंगे जिनका वेट 77 kg या इससे बिलो है, यूजिंग दिस फार्मूला, जिसको लीनियर इंटरपोलेशन मेथड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं बाय लीनियर इंटरपोलेशन। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 77 से बिलो या 77 के इक्वल, तो 77 यहाँ पे यूज़ होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लोअर 77 जो आपके पास है, ठीक है, वो कहाँ पे आ रहा है, 77 इस ग्रुप में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इससे पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 20, ठीक है। तो यहाँ पे 20 यूज़ होगा प्लस 77 माइनस, अब ये 77 जिस ग्रुप में लाई कर रहा है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री, यहाँ पे भी लोअर क्लास बाउंड्री और उसी की अपर क्लास बाउंड्री। ओके, तो 77 इस ग्रुप में लाई कर रहा है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 74.5 और अपर क्लास बाउंड्री है 79.5। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लोअर क्लास बाउंड्री 74.5, अपर क्लास बाउंड्री है 79.5 माइनस लोअर क्लास बाउंड्री है 74.5 मल्टीप्लाई बाय कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपर और माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लोअर। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपर और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लोअर का क्या मतलब है कि 77, ठीक है, 77 से आगे, ठीक है, उससे अबव जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो, और उससे पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो अगर आप यहाँ पे देखें 77 यहाँ पे लाई कर रहा है इन दोनों के दरमियान में, ठीक है, 75 और 79 के दरमियान में, या आप अगर क्लास बाउंड्रीज को देखें तो 74.5 और 79.5 के दरमियान में 77 लाई कर रहा है। तो 77 से पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 20, तो ये लोअर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। और 77 से नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 34। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपर जो है 34 है और माइनस लोअर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 20। वैसे इस फार्मूला में यहाँ पे इस तरह से वर्ड्स नहीं यूज़ होते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स का यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लोअर क्लास बाउंड्री वगैरह वर्ड्स जो है ना ये यूज़ किए हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ चुका है। अब ये कैलकुलेशंस हम करते हैं। सो अगर आप इसे सॉल्व करें, सो दिस इज इक्वल टू 27, ठीक है, मतलब कि 27 नंबर ऑफ कब्स हैं, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कब्स जिनका वेट 77 kg या 77 kg से बिलो है। और हमने एक्चुअल में क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ कब्स हमने एस्टिमेट करने थे जिनका वेट 77 kg से अबव है। सो अगर 27 नंबर ऑफ कब्स ऐसे हैं जिनका वेट 77 kg या इससे बिलो है, तो इससे अबव वेट
मतलब कि 77 kg से अबव जो जिनका वेट है कब्स वो कितने हैं, वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। टोटल कब्स कितने हैं 50, वो कब्स जिनका वेट 77 या इससे बिलो है वो 27 है, तो रिमेनिंग 50 में से 27 माइनस कर दें तो बाकी की जो कब्स होंगे उनका वेट 77 kg से अबव होगा। ठीक है, सो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कब्स दैट वे अबव 77 kg। ठीक है, टोटल कब्स कितने थे 50, वो कब्स जिनका वेट 77 या उससे बिलो है वो 27 है, तो 50 में से 27 माइनस कर दें, दिस इज इक्वल टू 23। सो 23 नंबर ऑफ कब्स वो हैं जिनका वेट 77 kg से अबव है। आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका है। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वहाँ पे भी अगर आप देखें तो 77 kg ऑलमोस्ट यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 23 kg के ही इक्वल है। ओके, तो अब जो है हम नेक्स्ट ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं जो कि ऑगिव है। ओके, कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड एस्टिमेट नंबर ऑफ कर्व्स अबव 77 kg, नंबर ऑफ कर्व्स। ओके, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, एक कर्व ड्रॉ करनी है, मतलब कि ऑगिव जो ग्राफ है वो हमने ड्रॉ करना है। तो सेम वही मेथड होगा, क्लास बाउंड्रीज को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट्स मार्क करेंगे और उन पॉइंट्स को अब हमने कर्व के ज़रिए ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ज्वाइन नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 59.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0, 64.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2, 69.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 8, सो ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा। ठीक है, इसी तरह से 74.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 20, सो ऑलमोस्ट ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। 79.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 34, सो ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा। 84.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 44, सो ये हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा पॉइंट। 89.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 50। अब हमने क्या करना है, कर्व है, ठीक है, तो इनको हमने कर्व के ज़रिए स्मूथली ज्वाइन कर लेना है। सो इस तरह से आपने इन पॉइंट्स को स्मूथली कर्व के ज़रिए ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है या जिसको ऑगिव भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने पॉइंट्स को स्मूथली ज्वाइन करना होता है कर्व के ज़रिए, और लास्ट पॉइंट से आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने ऑगिव ग्राफ ही ड्रॉ करना था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी जिसको कहते हैं, और वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि लास्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉप करनी है, बट वो ड्रॉप नहीं करनी। ठीक है, आपने जब पॉलीगॉन ड्रॉ करनी होती है तब आपने लास्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है ताकि वो एक क्लोज फिगर बन सके। ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ कब्स अबव 77 kg। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आपने बतानी है कि 77 kg से अबव जिन कब्स का वेट है वो कितने नंबर ऑफ कब्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें 77 ऑलमोस्ट लाई करेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर एक लाइन इस तरह से ज्वाइन करें इस ग्राफ से, ठीक है, ये जो कर्व है यहाँ से अगर हम ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे भी आप फिर इसको वाई एक्सिस से इस तरह से ज्वाइन करें तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 23 नंबर ऑफ कब्स ही आएंगे। ठीक है, एंड आई रिपीट कि क्योंकि आप जब यूज़ करेंगे ग्राफ पेपर, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स आएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा एरर आ सकता है, तो आपने ग्राफ पेपर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो यहाँ पे आप लिख लें फ्रॉम ग्राफ estimated number of curves above 77 kg is 23। ठीक है, 23 नंबर ऑफ कर्व्स हैं जिनका वेट 77 kg से अबव है। और लास्ट पार्ट है इसका, कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 का जो रिजल्ट है वो हमने कंपेयर करना है, तो वो सेम है। आप देख सकते हैं दोनों ग्राफ्स हमने ड्रॉ किए हैं। दोनों ग्राफ्स पे अगर आप जो हमने किया है, एस्टिमेट किया है नंबर ऑफ कर्व्स दैट वे अबव 77 kg, हमारे पास रिजल्ट भी सेम था। जो हमने कैलकुलेशंस की हैं
उसमें भी हमारे पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है. सो फ्रॉम cumulative frequency polygon and cumulative frequency curve from part number 2 and part number 3 results are same. Number of curves that weigh above 77 kg are 23. सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है स्टडी एडजॉइनिंग कर्व एंड फाइंड. एक कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व यहाँ पे दे दी गई है और इसको ऑब्जर्व करते हुए हमने क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो बताने हैं. सो यहाँ पे आपने सबसे पहले देख लेना है कि वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, और एक्स एक्सिस पे हाइट बताई गई है इन बिल्डिंग्स की, ठीक है, और वो मीटर्स में है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो यूनिट मेंशन किया गया है वो मीटर्स में ही किया गया है, ठीक है. सबसे पहले पार्ट में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विद हाइट लेस देन 50 मीटर. हमने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बतानी है जिनकी हाइट 50 मीटर से कम हो. तो उसके लिए आपने क्या करना है, अच्छा एक चीज़ जो आपने यहाँ पे समझ लेनी है कि यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, फिगर आपके पास जो गिवन है, आपने कोशिश करनी है कि वहीं से आप उसमें से ही जो है ना डाटा जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं से उनके आंसर्स आप दें. बिकॉज जब आप बाय हैंड अगेन से कर्व ड्रॉ करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है ना एरर आ सकता है या थोड़ा सा चेंज आ सकता है. जो बुक में आपके पास फिगर गिवन है उसी को यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है. आई हैव ट्राइड, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से फिगर ड्रॉ करूँ, ठीक है. तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हमने बतानी है विद हाइट लेस देन 50 मीटर. तो यहाँ पे आपके पास 50 मीटर ये है, ठीक है. आपने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है इस तरह से, ठीक है. तो जब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ओके, ये 50 मीटर, ठीक है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास, अगर आप देखें यहाँ पे 60 नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे 80 हैं, ठीक है. तो 70 इनके दरमियान में लाई करेगा, ठीक है. और ये जो हमारे पास 50 है, ठीक है, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ये थोड़ा सा लाइन जो है ना बिल्कुल इस तरह से, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास. तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 75 जो है ना बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है. तो अप्रॉक्सीमेटली 75 बिल्डिंग्स होंगी जिनकी हाइट 50 मीटर से कम है. ओके, नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग्स हायर देन 40 मीटर. हमने बिल्डिंग्स की परसेंटेज बतानी है, ठीक है. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बिल्डिंग्स फाइंड करेंगे जिनकी हाइट 40 मीटर से ज़्यादा है और फिर उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे. तो वो बिल्डिंग्स जिनकी हाइट 40 मीटर से ज़्यादा है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आसानी करते हैं, ठीक है. आसानी से इसको सॉल्व करते हैं कि वो बिल्डिंग्स हम फाइंड कर लेते हैं जिनकी हाइट 40 मीटर से कम है. ओके, सो अगर आप 40 मीटर यहाँ पे है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन करें लाइक दिस. सो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास, अब देखें ये 40 है, ये 60 है, इसकी बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 50. तो यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कोई 45 बिल्डिंग्स बन रही हैं, 44-45 बिल्डिंग्स. सो क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, अदरवाइज बुक पे ही आपने क्या करना है ना, इसी तरह से लाइंस ड्रॉ करके वो बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट्स आएंगी. आई रिपीट कि आपने बुक को या अगर पेपर में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है तो वहीं से आपने मेजरमेंट्स लेनी होंगी. तो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स जिनकी हाइट 40 मीटर से कम है, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विद हाइट लेस देन 40 मीटर, वो कितनी है, वो हमारे पास 55 है, ठीक है. 55 नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है जिनकी हाइट 40 मीटर से कम है. सो टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हमारे पास हैं 100. तो अगर आप 100 में से 55 माइनस कर दें तो हमारे पास वो बिल्डिंग्स आ जाएंगी जिनकी हाइट 40 मीटर से अबव है, ठीक है. सो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विद हाइट greater than 40 मीटर. तो 100 में से अगर आप 55 माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 40 मीटर से अबव है, लेकिन हमने परसेंटेज बतानी है, ठीक है. तो परसेंटेज बताने के लिए परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग्स हायर देन 40 मीटर, ठीक है, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है. परसेंटेज हम किस तरह से फाइंड आउट करते होते हैं कि जिस तरह से अगर आप मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से. तो इसी तरह से हमारे पास 45 नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है.
टोटल बिल्डिंग्स हैं 100 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो इसे सॉल्व करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 45% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है कि रेशो फाइंड करें, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स लेस देन 50 मीटर एंड मोर देन 50 मीटर। हमने रेशो फाइंड करनी है बिल्डिंग्स की, उन बिल्डिंग्स की जिनकी हाइट 50 मीटर से कम है और जिनकी हाइट 50 मीटर से अबव है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में हमने कैलकुलेट किया था वो बिल्डिंग्स जिनकी हाइट 50 मीटर से कम है, वो कितनी बिल्डिंग्स थी, 75। ओके, सो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स जिनकी हाइट 50 मीटर से कम है with height less than 50 मीटर, less than 50 मीटर, वो 75 बिल्डिंग्स है। टोटल बिल्डिंग्स कितनी है, 100। तो अगर 100 में से 75 माइनस कर दें तो बाकी बिल्डिंग्स कितनी होंगी, 25। सो 25 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 50 मीटर से ज़्यादा है। नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विद हाइट मोर देन 50 मीटर 25 है। हमने बेसिकली फाइंड करनी है रेशो, तो रेशो हमने किसकी फाइंड करनी है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स लेस देन 50 मीटर एंड मोर देन 50 मीटर, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। ओके, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स लेस देन 50 मीटर एंड मोर देन 50 मीटर, तो वो क्या होगी आपके पास, लेस देन जिनकी वो हाइट बिल्डिंग्स जिनकी हाइट 50 मीटर से कम है, वो कितनी बिल्डिंग्स है, 75। रेशो वो बिल्डिंग्स जिनकी हाइट 50 मीटर से ज़्यादा है वो कितनी है, 25। तो अगर आप इसे सॉल्व करें, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 25 से, राइट। 25 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, अगर 25 से इसे डिवाइड करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगी 3:1 और ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है जिसमें हमने बताना है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स फॉलिंग इन फर्स्ट क्वार्टाइल। हमने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बतानी है जो कि फर्स्ट क्वार्टाइल में फॉल कर रही हैं। अब आपको मालूम है क्वार्टाइल क्या है, क्वार्टाइल्स जो कि डाटा को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल दैट मीन्स के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा हमने फाइंड करना है। हमने अगर टोटल बिल्डिंग्स 100 हैं तो हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है, मतलब कि उसके 4 हिस्से कर दिए जाएं बराबर और उसमें से एक हिस्सा हमने फाइंड करना है। टोटल 100 बिल्डिंग्स हैं तो एक हिस्से में, ठीक है, अगर 100 के 4 हिस्से कर दिए जाएं तो एक हिस्सा कितना होगा, तो वो हमें मालूम है। अब 25 बिल्डिंग्स ही होंगी। अगर 100 के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं तो 25 बिल्डिंग्स हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला Q1 इज इक्वल टू n/4। ठीक है, क्योंकि 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, nth बाय 4th वैल्यू। सो n क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस इज इक्वल टू 25। तो 25 नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं जो कि फर्स्ट क्वार्टाइल में फॉल करेंगी। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में हमने बताना है मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग्स फॉलिंग अंडर 8th डिसाइल। हमने सबसे पहले तो वो बिल्डिंग्स फाइंड करनी है जो कि 8th डिसाइल में फॉल कर रही हैं, फिर उन बिल्डिंग्स की मैक्सिमम हाइट जो है वो बतानी है। अब डिसाइल का क्या मतलब है, ये आपको मालूम है कि डाटा को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो जब उसके 10 हिस्से कर दिए गए हैं तो 8th डिसाइल का क्या मतलब है कि 8वां हिस्सा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, सो 8th डिसाइल इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय n, और क्योंकि 10 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 8n डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू, ये हमने फाइंड करनी है। 8 मल्टीप्लाई बाय n क्या है, टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विच इज 100 डिवाइडेड बाय 10, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। ठीक है, सो 80 नंबर ऑफ बिल्डिंग्स ऐसी हैं, 80 नंबर ऑफ बिल्डिंग्स जो कि फर्स्ट 8th डिसाइल में फॉल कर रही हैं। ठीक है, अगर 100 बिल्डिंग्स हैं तो उसके 10 हिस्से कर दिए जाएं तो 8 हिस्से कितने हैं, 80 बिल्डिंग्स हैं। ओके, अब हमने इसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है कि 80 बिल्डिंग्स की मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो वो हम ग्राफ से देख के बताएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, 80 बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 55 जो है मीटर हाइट बन रही है। ठीक है, 80 बिल्डिंग्स है तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या बन रही है, 55 मीटर। सो मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग्स फॉलिंग अंडर 8th decile is 55 मीटर।
और यहाँ पे साथ में आपने अप्रॉक्सीमेटली मेंशन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑब्वियसली हम ग्राफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब आप वहीं पे जो आपके पास ग्राफ है वहीं से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास प्रिसाइज मेजरमेंट्स ही आएंगी, लेकिन ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेट ही होगा वो आंसर, ठीक है। अब 6 पार्ट है, मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है ऑफ बिल्डिंग्स नॉट फॉलिंग अंडर 30th परसेंटाइल। हमने उन बिल्डिंग्स की हाइट, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है जो कि 30th परसेंटाइल में फॉल नहीं कर रहे। अब परसेंटाइल का क्या मतलब होता है कि डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो 30th परसेंटाइल का क्या मतलब है कि 100 में से 30 हिस्से, ठीक है। लेकिन उन बिल्डिंग्स की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, हमने बतानी है मैक्सिमम हाइट जो कि 30th परसेंटाइल में फॉल नहीं कर रहे। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम वही बिल्डिंग्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम वो बिल्डिंग्स फाइंड करेंगे जो कि 30th परसेंटाइल में फॉल कर रही हैं, फिर उनकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे कि वो बिल्डिंग्स जो 30th परसेंटाइल में फॉल नहीं कर रही उनकी हाइट कितनी है, ठीक है। सो 30th परसेंटाइल हम सबसे पहले फाइंड करेंगे किस तरह से, 30 मल्टीप्लाई बाय n और डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटाइल का क्या मतलब है, 100 पार्ट्स में डिवाइड करना। सो 30 मल्टीप्लाई बाय n क्या है, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है विच आर 100 और डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इज इक्वल टू 30 बिल्डिंग्स। 30 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि 30th परसेंटाइल में फॉल कर रही हैं। तो सबसे पहले हम इन बिल्डिंग्स की हाइट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो 30 बिल्डिंग्स की हाइट हमने फाइंड करनी है। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 30 बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट 20 और 40, तो ये 30 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। सो यहाँ से अगर हम इसे ज्वाइन करें तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 34 या 35 मीटर हाइट बन रही है, ठीक है। वो 30 बिल्डिंग्स की जो मैक्सिमम हाइट है वो 35 मीटर है। हमने उन बिल्डिंग्स की हाइट बतानी है जो कि 30th परसेंटाइल में फॉल नहीं कर रही, ठीक है। 30th परसेंटाइल में 30 बिल्डिंग्स जो हैं वो फॉल कर रही हैं, राइट, और उनकी मैक्सिमम हाइट 35 मीटर है। सो वो बिल्डिंग्स जो कि 30th परसेंटाइल में फॉल नहीं कर रही वो 30 बिल्डिंग्स से अबव 100 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। 30 से अबव ये सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि 30th परसेंटाइल में फॉल नहीं कर रही। तो इनकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, अब 100 बिल्डिंग की जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, 80 मीटर, क्योंकि लास्ट जो हाइट है हमारे पास वो 80 मीटर है, ठीक है। सो बिल्डिंग्स जो कि 30th परसेंटाइल में फॉल नहीं कर रही उनकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 80 मीटर है। सो इस तरह से आपने मेंशन कर लेना है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग्स फॉलिंग अंडर 30th परसेंटाइल इज अप्रॉक्सीमेटली 35 मीटर, एंड देन मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग्स नॉट फॉलिंग अंडर 30th परसेंटाइल इज 80 मीटर, और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस्टर राशिद वांट्स टू एनालाइज द सैलरीज ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। मिस्टर राशिद जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, एनालाइज करना चाहते हैं। द फर्स्ट क्वार्टाइल इज ऑफ ₹50,000। पहला क्वार्टाइल हमें बता दिया गया है 50,000 रुपीज़ है, सेकेंड क्वार्टाइल 70,000 रुपीज़, थर्ड क्वार्टाइल 90,000 रुपीज़, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरीज आर 25,000 एंड 150,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो मैक्सिमम और मिनिमम सैलरीज हैं वो हमें बता दी गई हैं। इसमें रिस्पेक्टिवली का वर्ड तो यूज़ हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 150,000 रुपीज़ है, ठीक है, एंड जो मिनिमम सैलरी होगी वो 25,000 रुपीज़ होगी। ओके, सो मे बी ये प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। एनीवेज, फाइंड रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डाटा। हमने एक तो रेंज फाइंड करनी है और एक इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है इस डाटा की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल हमें दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम सैलरी हमें बता दी गई है जिसको हम x0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं विच इज़ 25,000। इसी तरह से मैक्सिमम सैलरी हमें बता दी गई है विच इज़ 150,000 रुपीज़। हमने सबसे पहले रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है कि आपने मैक्सिमम जो अमाउंट है उसमें से मिनिमम अमाउंट को माइनस करना होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम सैलरी माइनस मिनिमम सैलरी, तो माइनस करेंगे हमने 150,000 रुपीज़ माइनस 25,000 रुपीज़, और इसे माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 125,000 रुपीज़, और ये इसका आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने फाइंड करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या मतलब है कि क्वार्टाइल, अब आपको मालूम है कि डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या मतलब है कि आपने पहला हिस्सा भी छोड़ देना है, चौथा हिस्सा भी छोड़ देना है, मतलब पहला और आखिरी हिस्सा छोड़ के दरमियान के जो 2 हिस्से हैं वो आपने फाइंड करने हैं, ठीक है।
तो इसका क्या फार्मूला होता है कि आपने Q3 में से थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस कर देना है। तो थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 90,000 रुपीज़ और फर्स्ट क्वार्टाइल है 50,000 रुपीज़। जब इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है खदीजा स्कोर्ड 85 ऑन अ टेस्ट। खदीजा ने एक टेस्ट में 85 मार्क्स लिए हैं एंड द टीचर रिपोर्टेड दैट हर स्कोर वाज इन द 75th परसेंटाइल। और जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें टीचर ने क्या बताया है कि उसका जो स्कोर है वो 75th परसेंटाइल में फॉल कर रहा है। What does this information indicates about the status of खदीजा in her class? तो हमने ये बताना है कि इस इंफॉर्मेशन से हमें क्लास का जो स्कोर है, ठीक है, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, जो क्लास में टेस्ट कंडक्ट किया गया है, अगर खदीजा का स्कोर 85 है, ठीक है, 85 मार्क्स हैं और वो 75th परसेंटाइल है, तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब देखिए, परसेंटाइल का क्या मतलब होता है कि डाटा को 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, कि मतलब कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, या 50 स्टूडेंट्स कह लें, जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके स्कोर्स को तरतीब से लिखा जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, तो खदीजा का जो स्कोर है, जो 85 मार्क्स उसने लिए हैं, वो 75th परसेंटाइल है। ठीक है, मतलब कि 75th नंबर पे उसके मार्क्स लाई कर रहे हैं। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि मार्क्स को अरेंज कर दिया जाए, ठीक है, सीक्वेंस में। तो क्योंकि वो 75th परसेंटाइल है, ठीक है, खदीजा का जो स्कोर है वो 75th परसेंटाइल है, मतलब कि 75% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे बिलो हैं और बाकी की रिमेनिंग 25% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने खदीजा से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। ओके, सो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 75% स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन खदीजा, क्योंकि वो 75th परसेंटाइल पे उसके मार्क्स जो हैं वो फॉल कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 75th परसेंटाइल पे जब उसके मार्क्स लाई कर रहे हैं, तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं 75% स्टूडेंट्स, वो उन्होंने खदीजा से कम स्कोर किया है। 75% स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन खदीजा एंड बाकी 25% जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव स्कोर्ड मोर देन खदीजा। क्वेश्चन नंबर 9 है उज़ैर वांट्स टू प्राइस हिज हाउस बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ सिमिलर हाउसेस इन द एरिया। उज़ैर जो है वो अपना घर फ़रोख्त करना चाह रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ सिमिलर हाउसेस इन द एरिया, जो कि उसी एरिया में बाकी की जो हाउसेस हैं उन्हीं के प्राइसेस के मुताबिक। ठीक है, द प्राइसेस हैव अ क्वार्टाइल 1, जो हमें क्वार्टाइल्स बताए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल है 20 मिलियन रुपीज़, सेकेंड क्वार्टाइल है 25 मिलियन रुपीज़ और थर्ड क्वार्टाइल है 30 मिलियन रुपीज़ एंड अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ 35 मिलियन रुपीज़। ओके, व्हाट इज़ द पॉसिबल प्राइस ऑफ द हाउस इफ़ इट इज़ इन द थर्ड क्वार्टाइल। अगर वो थर्ड क्वार्टाइल में है, ठीक है, तो उस हाउस की प्राइस कितनी होगी, एक तो ये हमने बताना है, एंड आल्सो फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डाटा, ये हमने फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली जो हमारे पास डाटा गिवन है, एक तो फर्स्ट क्वार्टाइल है, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम प्राइस हमें बता दी गई है। हमने ये बताना है कि व्हाट इज़ द पॉसिबल प्राइस ऑफ द हाउस इफ़ इट इज़ इन द थर्ड क्वार्टाइल। पॉसिबल इस हाउस की जो पॉसिबल प्राइस है वो क्या होगी, ठीक है, अगर वो थर्ड क्वार्टाइल में लाई करता है। अब आपको मालूम है क्वार्टाइल का क्या मतलब होता है, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज इसके 4 हिस्से कर दिए जाएं, ठीक है, ये Q1 है, Q2 और Q3, ये तीनों क्वार्टाइल्स इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये थर्ड क्वार्टाइल में लाई कर रहा है, Q1 यहाँ पे है 20 मिलियन रुपीज़, Q2 25 मिलियन रुपीज़ एंड Q3 30 मिलियन रुपीज़, मैक्सिमम प्राइस 35 मिलियन रुपीज़ है। अगर ये थर्ड क्वार्टाइल में लाई कर रहा है तो इसकी पॉसिबल प्राइस क्या हो सकती है, सेकेंड क्वार्टाइल, मतलब कि 25 मिलियन रुपीज़ से लेके 30th मिलियन रुपीज़ तक, इस रेंज में उस हाउस की पॉसिबल प्राइस होगी, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टाइल में लाई कर रहा है। ठीक है, जो उसकी पॉसिबल प्राइस होगी वो क्या होगी, 25 मिलियन रुपीज़ और 30 मिलियन रुपीज़ के दरमियान में, या मैक्सिमम 30 मिलियन रुपीज़। ओके, सो इसका आंसर होगा कि इफ़ इट्स इन थर्ड क्वार्टाइल देन द पॉसिबल प्राइस ऑफ हाउस इज़ बिटवीन 25 मिलियन रुपीज़ एंड 30 मिलियन रुपीज़। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है आल्सो फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डाटा। ठीक है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ डाटा हमने किस तरह से फाइंड करना होता है, उसके लिए क्या फार्मूला है, Q3 में से Q1 हमने माइनस कर देना है। सो Q3 है आपके पास 30 मिलियन, माइनस Q1 है 20 मिलियन,
तो अगर हम इसे माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 10 मिलियन, इसका आंसर 10 मिलियन रुपीस। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व शोज द नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम्स इन अ शिपमेंट ऑफ 100 आइटम्स बाय खानीज कलेक्शन। खानीज कलेक्शन के 100 आइटम्स हैं, ठीक है, जिसमें जो कि शिप किए गए हैं, और उसमें फॉल्टी आइटम्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। ये फॉल्टी आइटम्स एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए गए हैं और इसके अलावा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब यहाँ पे आपने ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो ग्राफ यहाँ पे दे दिया गया है, जो आपके पास बुक में है, वहीं से आप ये डाटा जो है पिक करें, ठीक है। जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं वहीं से आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, क्योंकि वो प्रिसाइज मेजरमेंट्स होंगी। अब जिस तरह से ये ग्राफ है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ये बाय हैंड मैंने ड्रॉ की है, एंड आई हैव ट्राइड कि जिस तरह बुक में है बिल्कुल उसी तरह से हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा माइनर सा एरर वगैरह आ सकता है, बिकॉज जो बुक में गिवन है और फिर हम बाय हैंड बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर पेपर में भी आपके पास क्वेश्चन है या बुक में भी है, तो आपने वहीं से ये मेजरमेंट्स लेनी है, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर्स। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने फाइंड करना है मीडियन, और मीडियन क्या होता है, जो कि डाटा को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। दैट मीन्स कि मीडियन इज इक्वल टू nth बाय 2 वैल्यू, कि अगर आप डाटा को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 100। सो 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, दैट इज इक्वल टू 50th वैल्यू। तो हमने यहाँ पे देखनी है 50th वैल्यू, ओके। सो 50th वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से इसको मैंने ज्वाइन किया है। तो इसी तरह से अगर यहाँ से हम इसे ज्वाइन करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 38 आइटम्स बन रही हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 38 आइटम्स, अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह से नेक्स्ट हमने फाइंड करना है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का क्या मतलब होता है, Q1। Q1 हमने फाइंड करना है, और Q1 किसकी इक्वल होता है, nth बाय 4 वैल्यू के, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल है ना, तो nth बाय 4 वैल्यू। एन क्या है, अब यहाँ पे 100 आइटम्स हैं, 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, सो दिस इज इक्वल टू 25th वैल्यू। तो अब यहाँ पे ग्राफ पे हमने 25th वैल्यू वो चेक करनी है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, 20 यहाँ है, 30 यहाँ पे, 25 ऑलमोस्ट यहाँ पे लाई करेगा। तो इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं स्कर्ट से और यहाँ से लाइन ड्रॉप करते हैं, सो ये अप्रॉक्सीमेटली 30 आइटम्स हैं हमारे पास। सो 30 आइटम्स अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर होगा। इसी तरह से हमने फाइंड करना है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल का क्या मतलब है, थर्ड क्वार्टाइल हमने फाइंड करना है। और थर्ड क्वार्टाइल किस तरह से फाइंड किया जाएगा, 3nth डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू, ये हमने फाइंड करनी है सबसे पहले। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय n का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो 100 है डिवाइडेड बाय 4। इसे अगर हम डिवाइड करें, सो दिस इज इक्वल टू 75th वैल्यू, 75th वैल्यू। तो वो अब यहाँ पे हमने ग्राफ में चेक करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें 70 है, 80 है, 75 ऑलमोस्ट यहाँ पे लाई करेगा, तो यहाँ से हम इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह से इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये हमारे पास 50 फॉल्टी आइटम्स हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 50 आइटम्स अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या मतलब होता है कि हमने Q3 में से Q1 माइनस कर देना है। Q3 हमने यहाँ पे फाइंड किया था और Q1 भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, तो सिंपली हमने इनको माइनस कर लेना है। 50 माइनस Q1 क्या है, 30। सो दिस इज इक्वल टू 20 आइटम्स। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सेवेंथ डिसाइल। अब सेवेंथ डिसाइल का क्या मतलब होता है कि डाटा को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो सेवेंथ डिसाइल का क्या मतलब होगा कि 7n डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू, 7th nth बाय 10 वैल्यू, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। D7 आप यहाँ पे लिख लें, ओके। सो 7 मल्टीप्लाई बाय n क्या है, 100 और डिवाइडेड बाय 10। अगर हम इसे सॉल्व करें, सो दिस इज इक्वल टू 70th वैल्यू। यहाँ पे हमने 70th वैल्यू जो है वो चेक करनी है ग्राफ पे। सो 70th वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसे ज्वाइन करें, ये पॉइंट है, और इसे अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, सो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 48 या 47 आइटम्स जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली 48 आइटम्स ऑलमोस्ट, ओके।
नेक्स्ट लास्ट है इसका 30th परसेंटाइल हमने फाइंड करना है। परसेंटाइल का क्या मतलब होता है कि डाटा को 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो 30th परसेंटाइल का क्या मतलब होगा P30, ठीक है, विच इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय nth वैल्यू ओवर 100, ठीक है, 30 n बाय 100th वैल्यू 100 हिस्सों में डिवाइड करें। अच्छा, 30 मल्टीप्लाई बाय n का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो 100 है और डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि 30th वैल्यू यहाँ पे हमने चेक करनी है। ओके, सो 30th वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, यहाँ से हमने इसे ज्वाइन करना है, ये 30 है, ठीक है, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 32 या 33 वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली 32 आइटम्स, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास इस तरह से कर्व वगैरह जो है, ग्राफ जो है वो क्वेश्चन में गिवन है और वहाँ से आपने क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो देने हैं, तो आपने उसी बुक में से या पेपर में जो आपके पास कर्व बनी होगी वहाँ से ही आपने डाटा जो है वो पिक करना है। एक्सरसाइज 12.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।